Today we are going to discuss on the chapter number 6. The title is Strategic Planning, Corporate Culture and Corporate Compliance. You can see that this one is interconnected with the previous topic, that was the corporate governance. Corporate governance में हमने क्या देखा था? हमने देखा था how to govern, how to monitor the business ethical practicing by the top management, by the top hierarchy. Here in the corporate compliance, we will study that how these policies are applied and executed in a business sector, and what are the outcomes we have to be faced, and what are the strategies that we need to implement all these कॉर्पोरेट एथिकल प्रैक्टिसिंग, जिसे हम कहते हैं ना कोड के कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। कानून तो बना लिया हमने, एक एथिकल लॉ तो बना लिया हमने, मगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात, whenever you do, वही कांट की जो थ्योरी है कि whenever you do it will be as a universal law, ये मैक्सिमम है कि कोई भी एक एक्ट करें, अगर आप एथिकल लॉ बनाएं तो वो रूल फिर सबके लिए हो और हर जगह अप्लाई होता है, कैटेगोरिकल, कंडीशनल ना हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कॉर्पोरेट कल्चर बनाना पड़ेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा एथिकल प्रैक्टिसिंग का। अब तीसरा एलिमेंट क्या है? वो है कॉर्पोरेट कंप्लाइंस। कॉर्पोरेट कंप्लाइंस क्या है कि आप इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो हियर इज some ethics drive a change strategy। ये केस स्टडी दिया हुआ है 2003 का केस स्टडी है। इसमें जो है वो यही बात बताई जा रही है कि चार्ल्स फ्रेंच जो एक कंपनी के सिटी ग्रुप के एग्जेक्टिव थे, तो उन्होंने एक प्राइमरी गोल बनाया कि कंपनी की रेपुटेशन को इम्प्रूव करना है और उसको फोकस किया उन्होंने अपनी इंटरनल कंट्रोल मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। और उन्होंने फिर सिटी ग्रुप के अंदर बहुत सारे ऐसे ड्राइव चेंजेस देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी कंपनी एंग्रो, जिसमें असद उमर साहब जब एग्जीक्यूटिव रहे CEO, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी सडन इंटरनल चेंजेस लेकर आया जिससे उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने बदला। इसी तरीके से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ITO जो है उसके अंदर जब 2001 में अमेंडमेंट चेंजेस आए तो बहुत सारे ऐसे कानून पास किए गए जिससे चेक एंड बैलेंस एंड कंट्रोल बने, अनएथिकल प्रैक्टिसिंग को काइंडली जो है वो रिमूव किया जाए, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक एथिक्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें हम, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एथिक्स इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो हम जितने भी हम यहाँ पे यू कैन से दैट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर हम जितने भी कोर्स ऑफ एक्शंस बनाते हैं, लिस्ट ऑफ एक्शंस बनाते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, उसके लिए हमें ये क्वेश्चंस पहले बॉदर करने पड़ेंगे। पहली बात, व्हाई इज दिस बॉदरिंग मी, कि ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? जैसे कि थेफ्ट हो रहा है, डिपोटीज हो रही है, ब्राइब्स हो रही है, स्कीमिंग हो रही है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, मिसबिहेवियर हो रहा है, हेरेसमेंट हो रही है। क्यों? द रीजन व्हाई these unethical practicing are happening. The second, is it my responsibility? If I am a top management, if I am a strategic effects, मैं top management में हूँ, executive position पर हूँ, तो मेरी responsibility क्या है? Third, what is the ethical concern? ठीक है, कि फिर हम देखें कि एथिकली हमें देखना जरूरी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो है वो अनएथिकल प्रैक्टिसिंग हो रही है, तो क्यों? व्हाट डू अदर थिंग्स? एक रेपुटेशन खराब होती है ना, बाहर के लोग कहते हैं यहाँ इस इदारे में तो ऐसा ही होता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अनफेयर होता है, ये तो ट्रू फेयर नहीं करते, ये तो एम्प्लॉय के साथ ना इंसाफी करते हैं, ये तो अपने वर्कर्स का ख्याल नहीं करते, ये तो उनकी कस्टमर के साथ अच्छे लिंक नहीं, ये तो प्रोडक्ट के साथ अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस। तो ये अनएथिकल जो आउटकम कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये बाहर तक जाते हैं, तमाम तर स्टेक होल्डर सफर करते हैं। तो ये पॉइंट भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि व्हाट डू अदर थिंग्स, क्यों? ताकि अपनी गुडविल और रेपुटेशन को सिक्योर कर सकें। उसके बाद, एम आई बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ, ये भी है जिसको हम कहते हैं ऑथेंटिक लीडर। एथिकल लीडर हूं मैं, मोरल लीडर हूं मैं, और मुझे लीडर को भी एक रोल मॉडल बन के प्रेजेंट करना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि एक कॉर्पोरेट कल्चर बने। तो उसके लिए एक बड़ा जबरदस्त एक मिरर टेस्ट है कि जब डिसीजन मेकर होता है, एथिकल डिसीजन मेकर, अच्छा हु आर द एथिकल डिसीजन मेकर? जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में होते हैं।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कौन होते हैं? बीओजी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड होते हैं, जीएम होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होती है, और जो बैठ के स्ट्रैटेजीज बनाती है। तो वो जब डिसीजन मेकिंग करती है तो वो देखती है अपने आप को, खुद को देखती है कि जो हमने आज तक जितने फैसले किए हैं वो कितने नीट एंड क्लीन थे, वो कितने ट्रू एंड फेयर व्यू थे, वो कितने हमारी एथिकल जो है वो प्रैक्टिसिंग को जो है वो फॉलो करते हैं, क्या हमारी राइट है, क्या हमारी रॉन्ग चॉइस है। तो ये जो मिरर टेस्ट है ये अप्लाई करता है कि एम आई बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ, कि मैंने माजी में जो फैसले किए थे बोर्ड की मीटिंग में, क्या वो सबके लिए फायदेमंद थे या मैंने अपने जाती मफाद के लिए किए थे। जिससे आपका मिरर टेस्ट हो जाता है कि जितनी आपकी प्लानिंग है, जितनी आपकी डिसीजन मेकिंग है, सिर्फ इफेक्टिव होना जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा मुनाफा कमा दिया तो आपने कहा देखा मैंने 4 चांद लगा दिए, कंपनी को आसमानों पे पहुंचा दिया। अच्छा, ये इफेक्टिव तो है लेकिन एथिकल नहीं है। एथिकल क्यों नहीं? क्योंकि आपने कोई कानून तोड़ा, कोई आपने मिसहैप किया, कुछ आपने अनएथिकल प्रैक्टिसिंग की, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, और कॉन्सेप्चुअली भी। एथिकल साइकिल, एक साइकिल यानी कल्चर कैसे डेवलप होगा ना, तो सबसे पहले तो एक आप मोरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे। मोरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा? जिसमें आप एक्सप्रेस करेंगे कि आपकी क्या क्या चीजें मोरालिटी में, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी हो, लॉयल्टी हो, पीपल्स आर कमिटेड। जब ये सारी बातें आपने लिखी हैं अपने मोरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, फिर आप प्रॉब्लम को एनालाइज, आप देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं। When the problem is recognized, problem is half solved। तो आप देखेंगे कि हमें कौन से एथिकल इश्यूज का सामना करना पड़ा है, ठीक है। फिर आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उसकी रूट, उसकी कॉज, उसके पीछे एथिकल थ्योरीज देखेंगे कि क्या है मौजूद। कहीं इगोइस्टिक तो नहीं हो रहे, कहीं टू मच एल्ट्रुइस्टिक तो नहीं हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहे, क्या रीजन है, ठीक है। प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, फिर उसके अगेंस्ट थर्ड जो है अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्रिएट करेंगे, और फिर फाइनली यू विल टेक जजमेंट, एथिकल जजमेंट, ठीक है। सजा हो सजा, या तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन दिया जाएगा, और अगर आपने अच्छा काम किया रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दिया जाएगा, फिर फाइनली रिफ्लेक्शन, योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये पूरी एक एथिकल साइकिल है, जिससे क्या बनेगा? एक एथिकल कल्चर डेवलप होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं फ्लो चार्ट के जरिए कि पहले स्टेटमेंट दिया, फिर उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करके एनालाइज किया, फिर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेरे पास कितने मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और फिर एथिकल जजमेंट की तरफ चले गए, एंड देन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आपको क्या इसके आउटकम्स लगते हैं, और जो थॉट, द फीलिंग और एक्शन, एंड फाइनली फिर जो भी मोरली एक्सेप्टेबल एक्शन होगा वो आप उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। अब इस तरह ये बात करते हैं कि जब भी आप एथिकल साइकिल और समझें तो एथिकल पर्सपेक्टिव से, तो आपने जो है वो ये एक ऑप्शन सामने रखने हुए भाई कि मैं कंपनी की किस पोजीशन पर हूँ, हु आर वी, हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी, हमारे जो इंस्टीट्यूशन या हमारा जो भी एक इदारा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हु आर वी, हम करते क्या, हु इज द कंपनी, कंपनी कौन है, क्या है उसकी गुडविल, उसका कैरेक्टर। जैसे कि एक पर्दे वाहिद का एक कैरेक्टर होता है, वैसे ही कंपनी का भी एक मोरल स्टैंड होता है। लोग जानते हैं कि नहीं यहाँ पे अनफेयर नहीं होता, ये कंपनी बहुत एथिकल प्रैक्टिसिंग की तरफ जाती है। तो देखिए यहाँ उन्होंने कुछ ये बहुत अच्छा राइटर वैकिंग हॉट है, उसने कुछ कोर वैल्यूज बताई हैं, किसकी? कंपनी की, इंडिविजुअल की नहीं है। ये किसकी बात हो रही है? ये कंपनी की हो रही है। कंपनी की कुछ कोर वैल्यूज होती है। कोर वैल्यूज क्या होती है? टॉप प्रायोरिटीज, कुछ एथिकल वैल्यूज। पहली बात, कस्टमर फोकस होगा। कस्टमर इज द किंग विदाउट द क्राउन। कस्टमर जो है वो आपका ब्लड है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आपकी जो पूरी प्रेमिसेस, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब के लिए सबसे पहले ही प्रायोरिटी कस्टमर फोकस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर केयर। सेकेंडली पार्टनरशिप, अगर आपने की है तो उसको बिल्कुल फेयर रहना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ठीक है। एम्प्लॉय के साथ बिल्कुल ट्रीट फेयर करना है, आपके लेबर वेजेस देनी है, सैलरी देनी है, एम्प्लॉयज को ट्रू एंड फेयर बोनसेस। प्रोफेशनलिज्म ये होता है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ बिल्कुल कमिटेड सिंसियर रहो, ठीक है। प्रोफेशनल चीज़ों को, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज रखें, प्रोफेशनल ओपिनियन रखें, और बेंचमार्क, जो मार्केट में एक बेंचमार्क होता है स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क आपने पोजीशन जो डेवलप कर दी है, तो आप अपना एक बेंचमार्क बनाएं हर चीज़ के लिए।
इनोवेशन, वर्सटैलिटी, ये सब एक कोर वैल्यूज होती हैं। इनमें से कोई एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस तरह से हम फिर अपनी जो एथिकल क्राइसिस होते हैं उसको एड्रेस करते हैं और फिर उसको जो है वो रिकवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे इन्होंने एक टाइपोलॉजी मतलब टाइप, उन्होंने डायमेंशन बताई है। एक तो डायमेंशन ये बताइए कि जब इश्यूज इंटरनल होते हैं या एक्सटर्नल होते हैं तो उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उन्होंने नाम दिया उसको ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि जब इश्यूज जो हैं एथिकल इश्यूज कहाँ से हैं, वो रूट्स हैं, मतलब बहुत ही रूट्स हैं, इंटरनल है, तो फिर हम कहेंगे इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम दे दिया उन्होंने। सेकंड कहते हैं कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इशू क्लासिफाइड एज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। कुछ इश्यूज रहते हैं कि बिल्कुल एक एबनॉर्मल सा एक केस ऐसा आ गया, तो बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा फ्रॉडुलेंट एक्ट हो गया, तो वो फिर एक नॉर्मल और एबनॉर्मेलिटी की तरफ जो चले। रूटीन बेसिस पे इंटरनल कुछ इश्यूज हैं, वहाँ कल्चर ही इस तरह का बना है, तो इसलिए बार बार फोकस किया जा रहा है कि एथिकल कॉर्पोरेट कल्चर होना चाहिए। कैसा कॉर्पोरेट कल्चर हो? एथिकल। उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट कल्चर किसे कहते हैं। कल्चर क्या है? शेयर्ड वैल्यूज है, ऐसी वैल्यूज जो हम सारे मेंबर्स के साथ शेयर करें, बिलीव्स, shared values and beliefs of the employee within an organization. And corporate culture क्या है? Must have a strong ethical focus to ensure unethical activity don't take place in the workplace. कि जो within the premises है, within the organization है, आपने ये सारे काम नहीं करने। अंडर द टेबल यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते, यहाँ रिश्वत नहीं ली जाती, यहाँ किसी की लैपुलिंग नहीं की जाती, यहाँ पे किसी और का टेंडर कोई और छीन ले, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे किसी को हैरेस नहीं किया जाता। यहाँ पे रेसिज्म नहीं है कि भाई ये मेरी तरीके से है, ये मेरे रंग और नस्ल से है तो मैं उसको ज़्यादा अहमियत और फौकियत दूँ, फेवरेटिज्म नहीं। ये सारी चीज़ें आपने एलिमिनेट करनी है कि हमने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाना है, कॉर्पोरेट कल्चर, जो तमाम फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय हो, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर हो, फॉर द बेनिफिट ऑफ कस्टमर। तो कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो कैसे बनता है? अब जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हमने पहले तो देखा कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर क्या था? आई रिपीट इट अगेन कि कॉर्पोरेट कल्चर क्या है? शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ, ठीक है, शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक कॉर्पोरेट कल्चर कैसे बनता है? किसी भी एक जगह, एक इदारे का कल्चर कैसे डेवलप होता है, उससे कुछ 3 लेवल्स उन्होंने डिफाइन किए ऑथर ने, स्टैनविक ने। वो कहते हैं कि पहला आर्टिफैक्ट है। देखो, फैक्ट तो आपको पता है, ट्रुथ को कहते हैं, फैक्चुअल चीजों को कहते हैं। आर्टिफैक्ट मतलब जो, जैसे आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या है? उस फैक्ट को क्रिएट किया जा रहा है। उसका मतलब पहले तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं व्हाट इज सीन एंड हियर्ड विद इन अ फर्म, what is seen and heard within a firm। तो पहले तो हम सुनते, एक स्टोरी होती है हमारे पास कि देखो अगर ऐसा होता है तो फला साहब को निकाल दिया जाता है, फला साहब ने देखो ऐसा किया तो उसके वजह से डिसिप्लिन एक्शन हुआ। मैनेजमेंट ये चीज़ें टॉलरेंस नहीं करती है, इससे पहले भी ये डिसिप्लिन हो चुके हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम इस तरह से कॉपरेट कर रहे हैं, इनकॉपरेट कर रहे हैं विद इन द कॉर्पोरेट सेक्टर कि ये हम कल्चर डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसको एक प्लांट किया जाता है, एक आर्टिफैक्ट किया जाता है। दूसरी बात, वैल्यूज शेयर की जाती है। कैसे? कोर्स ऑफ एक्शन बना के, मेमोरेंडम में मेंशन करके और इन हाउस मीटिंग करा कर, जो विद इन द ग्रुप्स हैं उनको बताया जाता है, उनको ट्रेन कराया जाता है कि देखें ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं, एंड यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू ओबे दिस। आपको इसको मानना है, व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्शन माना जाएगा आपका, ये एक्शन नहीं माना जाएगा, ये डिजायरेबल है, ये अनडिजायरेबल है, ठीक है। तो फिर तीसरा, बेसिक कंजम्पशन। दे एग्री स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिसीजन मेकिंग विद इन द फर्म, कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो हम ये बात कर लेते हैं कि आपने कामयाब होना है, मगर ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग करेंगे। तो आपके डिसीजन मेकिंग हो, लेकिन ऐसे ना हो जिसमें आप जो है वो कोई ना कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में शामिल हो। तो ये 3 लेवल्स हैं कल्चर्स के आर्टिफैक्ट करना, फिर उसके बाद सबके साथ शेयर वैल्यूज एंड बिलीफ शेयर करना, और जो बेसिक अजम्पशन यही है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो इफेक्टिव हो। अब यहाँ पे हाउ मैनेजर कैन चेंज अ कॉर्पोरेट कल्चर। देखिए, मैनेजर बहुत चेंज फैक्टर होता है, एक एजेंट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बदल सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे 2 मैकेनिज्म है। पहला मैकेनिज्म ये है प्राइमरी एम्बेडिंग मैकेनिज्म, कि वो उसको एम्बेड करे। एम्बेड क्या होता है? किसी चीज के साथ जोड़ देना, लिंक कर देना।
तो एक डेमोन्स्ट्रेशन करके, प्रैक्टिसिंग करा के। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि रीइंफोर्स कराया जाए, आर्टिकुलेट कराया जाए कि अगर 100% अटेंडेंस होगी आपको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो फेयर वे में काम करता जाएगा, डील करेगा, उसको ये इनाम दिया जाएगा। रीइंफोर्समेंट। अच्छा, रीइंफोर्समेंट दो तरह की होती है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अच्छा कर रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं कि देखिए इन्होंने बहुत ही फर्स्ट एथिकल लीडर का अवार्ड दिया जाता है इन्हें। क्यों? मतलब क्योंकि इन्होंने काम बहुत एथिकल किया, कभी कोई रिश्वत नहीं, कोई इनके पास स्कैंडल नहीं है, किसी किस्म का इन्होंने मिसबिहेव नहीं किया, कोई इनके कंप्लेंट अगेंस्ट फायर नहीं हुई है, तो इनको बेस्ट एथिकल लीडर का या मैनेजर का अवार्ड दिया जाता है। लेकिन एक डिसिप्लिनरी एक्शन भी होता है कि भाई आपके ऊपर तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन 4 साल 5 साल में आपने इतने जो है वो इश्यूज आपके साथ हुए, कंप्लेंट्स आपके साथ हुई, कस्टमर नाराज रहा आपसे, आपने एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेव किया, अब्यूज किया, या और आपने अंडर द टेबल पैसे लिए, तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो ये जो रीइंफोर्समेंट के जरिए कॉर्पोरेट कल्चर बनाया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप उसको छूट दे दें, डील दे दें, तो क्या होगा? आपका कंट्रोल लूज हो जाएगा। लूज कंट्रोल हो जाएगा तो फिर ये चीजें दोबारा। देखिए रीइंफोर्समेंट क्या होती है? रीइंफोर्समेंट का एक काम है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एक है कि स्टॉप एंड यू हैव टू डू नॉट डू रिपीट इट अगेन। पर ये क्या है? वेल डन, गो गो फॉर इट, डू इट अगेन। तो एक एक्शन वो है जो आपको कहा जा रहा है कि शाबाश, वेल डन, अप्रिशिएट, अप्लॉज, करो दोबारा से, जब रिवॉर्ड इंसेंटिव दिया जाता है। और दूसरा क्या है कि स्टॉप इट, डोंट डू इट अगेन। तो ये आपने कॉर्पोरेट कल्चर में बताना है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज इनएक्सेप्टेबल। तो ये आर्टिकुलेट किया जाता है रीइंफोर्समेंट के लिए जजा सजा के जरिए। तो आपने देखा ये चेंज की थ्योरी है बेसिकली कि किस तरह से एक चेंज आता है। और जब भी हम देखें, हम तो ये कह के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि नहीं क्या कर सकें, ये तो माशरा ही ख़राब है, सोसाइटी ही ऐसी है। और जब तक हम जो है वो ऐसे घबन नहीं करेंगे, चालाकी मखारी नहीं करेंगे, तो बिजनेस कैसे होगा। तो ये जो बातें हैं ये बिल्कुल मिथ एंड ट्रुथ, ये ट्रुथ नहीं है, ये मिथ है। और हमें जब चेंज लेकर आना है तो सबसे पहले तो हमें उसको अनफ्रीज करना पड़ेगा, शक्ल करना पड़ेगा स्टेटस को। ये जो पोजीशंस और मिथ बने हुए हैं उसको हिलाना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो वो कैसे शक्ल होगा? अनफ्रीजिंग मूवमेंट। स्टेज 1 क्या है? अनफ्रीजिंग मूवमेंट, कि इंडिविजुअल अपने उस नए बिलीफ के साथ आए कि नहीं, ईमानदारी के साथ भी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। भले से मुनाफा कम करने, लेकिन ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, कमिटमेंट के साथ। तो ये स्टेज 1 में आपने एक अनफ्रीजिंग मूवमेंट चलाई, पुराने उस करप्ट सिस्टम को झंझोड़ा, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो फ्रॉड हो रहे हैं, स्कीम्स हो रहे हैं, उससे हम शक्ल किया। सेकंड, मूवमेंट चल रही है, टॉप मैनेजमेंट कहती है कि नहीं, अब हमें जो है वो ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमें मूवमेंट चलानी होगी। और फिर उसका नतीजा तीसरा, रिफ्रीज, जो आप चाहते थे, जो आप एक चेंज लेके निकले थे कि हम ये बदलाव लेकर आते हैं। देखिए पहले क्या था, आपने कहा चेंज लेकर आना है हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पहले मूवमेंट अनफ्रीज किया। सेकंड में मूवमेंट लेकर आया। मूवमेंट क्या होगी? कोई ना कोई एक्शन लेकर आएंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे। और तीसरा जो आप चाहते थे वो आपने बनवा लिया, यानी आपने वो कॉर्पोरेट कल्चर आखिरकार इम्पैक्ट कर दिया, इंटैक्ट कर दिया। अब मैनेजर रिफोर्स है, कमिटेड है उस एथिकल वे, तो ये इंक्रीज हो गया। फिर ये साइकिल चलती रहती है, ये इस तरह से चेंज वैल्यू डेवलप होती है। स्टेज 1 अनफ्रीजिंग, स्टेज 2 मूविंग यानी मूवमेंट, एंड स्टेज 3 रिफ्रीजिंग। अब इसी तरीके से ये है कि एक फॉर्मलाइजिंग अ कल्चर ऑफ एथिक्स, कि हम एक कल्चर एथिक्स कैसे डेवलप करें। ये तो हम पूरा हमने स्टेप्स देखे हैं। तो आप अपनी फिलॉसफी देखा होगा ना, जब मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं, विजन स्टेटमेंट लिखते हैं, अपनी कोर वैल्यूज लिखते हैं, उसमें पूरा इनलिस्ट होता है, पूरा इनलिस्ट होता है कि हम क्या मानते हैं, हम किस तरह से बिजनेस करना चाहते हैं। उसी में मेंशन किया जाता है कि ये तो हमारी कंपनी का मिशन है कि हमें हर हाल में इसको पूरा करना है। दूसरी बात, गाइडलाइन दी जाती है, अपने एम्प्लॉयज को गैदर करके बताया जाता है कि देखें आपने किस कहाँ कहाँ आपकी लिमिटेशन है, आपने क्या करना है, क्या नहीं कर सकते। थर्ड, फॉर्मल चैनल फॉर एम्प्लॉय टू रिपोर्ट वायलेशन। अगर कभी भी कोई इस तरह का कानून तोड़ेगा तो फौरी तौर पर इमीडिएटली क्या किया जाए, रिपोर्ट किया जाए, ताकि हम उसको क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, एक्शन ले सकें। अगर कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए, कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई कैश एम्बेजलमेंट कर रहा है,
कोई थेफ्ट कर रहा है अकाउंट्स में, गबन कर रहा है, स्किमिंग का, तो वो फौरन से रिपोर्ट करें, ठीक है। इसको एक नाम देते हैं विसिल ब्लो करते हैं। विसिल ब्लो का मतलब जैसे वो नहीं था फुटबॉल में मैच खेलना है और किसी ने अगर फाउल किया तो जो रेफरी है वो वॉचर है उसने फौरन से एक विसिल ब्लो कर दी। विसिल ब्लो का मतलब क्या है कि भाई यू विल डू द रॉन्ग, फाउल हो गया। एग्जैक्टली ये लफ्ज यहाँ यूज होता है विसिल ब्लोइंग, कि अगर किसी को गलत करते हुए हम देखें तो हम फौरन से विसिल ब्लो कर दें। जैसे ही विसिल ब्लो होगी इसका मतलब ये है कि आपने कोई फाउल कर दिया, आपने कोई गलत कर दिया है, तो फिर आपको उसी हिसाब से आपको रिपोर्ट वॉल्यूशन की बेसिस के ऊपर आपको एक्ट किया जाएगा। तो ये आप देख लेते हैं, ये डेलॉइट एक बड़ी अच्छी फॉर्म है और ये यहाँ पे यूसुफ आदिल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म उसके साथ कोलैबोरेट है डेलॉइट एंड यूसुफ आदिल। अच्छा, तो ये एक फॉर्म है जो ये कुछ पोजीशंस रखती है कॉर्पोरेट कल्चर्स के लिए। तो कहते हैं कि जो आपके टॉप मैनेजमेंट है वो जो सीनियर मैनेजमेंट है वो उसको समझते हैं, उनको पता होता है किस तरह से उन्होंने अपनी एक एथिकल कैरेक्टर बिल्ड किया। फिर आप ये देखें कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो इनकरेज किया जाए हर एक लेवल पे, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, और जो हिरार्की है उसमें। उसके अलावा जो एम्प्लॉय हैं वो अपने कोड ऑफ, अच्छा कोड ऑफ एथिक्स लफ्ज बार बार यूज होता है। कोड कहते हैं बेटा प्रिंसिपल को, रूल्स को। कोड क्या है? सेट ऑफ प्रिंसिपल, कानून जिसे कहें। तो कोड, कोड कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या होती है? यानी जो भी आप कानून बना रहे हैं वो एथिकल वे में होना चाहिए। इसके बाद डू एम्प्लॉयज इन ऑल एरिया ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्रेस कंसर्न, के एम्प्लॉयज जो हैं वो क्या करें हर एक एरिया में जो है वो कंसर्न रहे। ये नहीं कि कुछ एरियाज को छोड़ दें, हर जगह वो मॉनिटर करें। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिल्कुल एक, मैं चले आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ बच्चे थे उनको रूम में रखा गया और जो है वो उनको जो है वो कुछ मैथ्स के सम दे दिए गए कि 2 + 3 5, और तो अब उसमें से कुछ बच्चों को आते थे जवाब, तो उन्होंने उनको बताना शुरू कर दिया। तो उसने सुन के लिखा और चीट कर दिया। तो टीचर ने उसको रोका कि नहीं, कोई अब चीट नहीं करेगा, आपने खुद सॉल्व करना है। जब वो सॉल्व करने लगा तो जैसे उसको नहीं आंखों से पलट के देखा बच्चों की तरफ, तो बच्चे जो है वो उसको फिर इशारा कर रहे थे। टीचर भी साथ में मॉनिटर कर रहा था, तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। चीट करने से टीचर था वो रुक गया। फिर उसने एक और सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, फिर से सम दिए और वो टीचर जो है वो क्लास से चला गया। अब सामने ऊपर लगा था कैमरा। अच्छा, अब जो सवाल दिया और फिर कहा कि चलो तुम ये सॉल्व करो। अब क्या हुआ? अब तो कोई मॉनिटर ही नहीं कर रहा, अब तो कोई लुक आफ्टर ही नहीं कर रहा, अब तो कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। तो हुआ क्या? हुआ क्या, वो बच्चे ने जल्दी जल्दी सारे सम सॉल्व कर लिए और जो पीछे स्टूडेंट बैठे थे बच्चे दूसरे, उन्होंने उसको आंसर बताना शुरू कर दिए। उसने चीट किया। तीसरा एक्सपेरिमेंट, फिर उसने आया, उसने कहा आपने खुद किया? हाँ मैंने खुद के, झूठ भी बोला, पता लगा वो कॉपी किया। तीसरे स्टेप में उसने बताया कि भाई ये जो कैमरा लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ भी ना भी हूँ तो ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है और हम वहाँ से इसको देख रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर दोबारा से बच्चों को वो क्वेश्चन में सम करने के लिए दिए गए। अब नो वन इज चीटिंग, क्यों? क्योंकि एक मॉनिटर है, कोई एक देख रहा है, एक सुपरविजन है। तो वो फौरन से उनको जब एक जो है एक एक्टर के लिए यहाँ पे कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है तो हमें देखा जा रहा है, इसलिए हम चीट नहीं करें, हालांकि कोई नहीं है वहाँ पे। तो अब एक और एक्सपेरिमेंट को और एग्जाम्पल को बढ़ा सकते हैं। लेट सपोज कैमरा था ही नहीं, कैमरा खराब था, कैमरा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब एक परसेप्शन डेवलप हो जाए, एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाए उस क्लास में कि नहीं आज ये कैमरा देख रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या होगा? आपने क्या बना दिया? आपने कॉर्पोरेट कल्चर बना दिया कि फिर किसी को ये तो बहुत ही कोई एक हाईएस्ट लेवल है, लेकिन मैंने कहा कि इनिशियली हमें एक मॉनिटर रखना पड़ता है, एक सुपरविजन करना पड़ता है, तो फिर लोग जो है एथिकल प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन फिर एक वो लेवल आता है कि लोग हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर किसी कैमरे की और किसी के रोकने टोकने की जरूरत नहीं होती और लोग जो है वो एक्सीलेंस बना लेते हैं, उसको अपनी हैबिचुअल हो जाते हैं, वो एथिक्स को एज अ हैबिट परफॉर्म करने लगते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी बात। अब इसी में हम ये देख रहे हैं, ये देखें जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया, क्रिएट अ क्लाइमेट। हमें एक माहौल बनाना पड़ता है इंटेग्रिटी का, ऑनेस्टी का। बिल्कुल वही बात, घर में अगर सब झूठ बोलते हैं और फिर आप बोल रहे तो उसमें कोई बुरी नहीं, आप कहेंगे क्या सभी तो बोलते हैं, इसमें कुछ नया क्या? ऑर्गेनाइजेशन में सभी झूठ कर रहे हैं, घपले कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मैं क्या? जैसे आप बोलेंगे तो वो शख्स अपने सीनियर की कोई चोरी बता देगा, जब वो सीनियर को कोई पकड़ेगा तो वो अपने से सीनियर की चोरी बता देगा। तो इस तरह जब एक क्लाइमेट ही नहीं होगा तो कैसे जो है वो
चेक एंड बैलेंस हो सकेगा और कौन किसको रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एक क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है इंटीग्रिटी का, ईमानदारी का। एग्जाम्पल बैठे हैं लीड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के जरिए कि कोई दागदार ना हो, कैरेक्टर बिल्कुल आपका ऐसा हो, रियलिस्टिक गोल बनाएं, ट्रेनिंग करें लोगों की और लोगों को बताएं कि कंप्लाइंस और एथिक्स में क्या फ़र्क है, कि आपने किस तरह से इसको, एथिकल तो सभी हैं, अभी भाषण की बात हो, ऐसे लिखने की बात हो, स्पीच देने की बात हो, तो बहुत ही कोई अच्छी अच्छी एथिक्स पे देंगे, हदीस से, कुरान से, कोटेशन से, नॉवेल से, इतनी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, लेकिन जब से ही एग्जीक्यूशन की बात आएगी तो फिर वहाँ हमें जो है वो बहुत सारे फ्रॉडलेंट एक्ट नज़र आते हैं, एक्शन में नज़र नहीं आते। तो ये देखिए कंप्लाइंस के लिए क्या कहता है वो, सबसे पहले तो आप रिस्क असेस करें, कल्चर असेसमेंट करें पूरा, ठीक है, कि जब हम उसको बनाएंगे किस तरह का कल्चर है। सेकंड, आप रिव्यू करें कि हमारी जो अब अभी भी कंप्लाइंस प्रोग्राम है उसमें कहाँ कहाँ लूप होल है, किस जगह से लोग बचकर निकल जाते हैं और फिर फ्रॉड कर जाते हैं। स्टेप 3, फिर आप पॉलिसीज बनाएंगे, पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं, प्रोसीजर्स बताया जाता है ताकि उसमें कहीं कहीं पे भी जो है वो फ्रॉड ना पाया जाए। स्टेप 4, फिर आप रिवाइज करते हैं कम्युनिकेशन को, ट्रेनिंग को, अपने इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम को, ठीक है। पहले कम्युनिकेट किया जाएगा ये हमारी पॉलिसी है, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर ट्रेनिंग कराई जाएगी और फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड फाइनली आप असेस करते रहते हैं। असेस का मतलब बार बार चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं कि वाकई क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट इट। तो ये कुछ कॉमन फ्रॉड हैं जो अक्सर नज़र आते हैं हाई ऑर्डर की तरफ से, और जैसे कि फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड की बात हो रही है यहाँ पे, ये इन्वायरमेंटल वेस्ट का फ्रॉड होता है, क्योंकि ये भी एक फ्रॉड है कि वेस्ट को आपने गार्बेज करना है या उसको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का पार्ट ही बनाना है, लेकिन आप उसको लोग उठा के डिस्चार्ज कर देते हैं। वॉल्यूशन ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन के कानून को आप लोग टैक्स इवेजन कर रहे हैं। एंटी ट्रस्ट वॉल्यूशन, भरोसा तोड़ रहे हैं स्टेक होल्डर का, शेयर होल्डर का। फूड एंड ड्रग्स क्रिमिनल वॉल्यूशन, ठीक है, फूड के अंदर कोई ऐसा टॉक्सिक एलिमेंट या शामिल कर रहे हैं, निकोटीन, कैफीन, जिससे आपकी लोगों को एडिक्टेड कर दें और वो चीज़ आपकी ज़्यादा सेल हो। तो बहुत सारे ऐसे, तो क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे ऑफेंस होते हैं, ऐसे क्रिमिनल चार्जेस होते हैं जो कि हाई ऑर्डर की तरफ से बहुत कॉमन देखने में आए हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है। एनवायरमेंटल तो हमारा पूरा एक चैप्टर है, उस पर हम फिर आपको बहुत अच्छे से और चीज़ें देखेंगे। तो ये देख रहे हैं, ये ग्लोबली इंटरनेशनली ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें होती आ रही हैं, जैसे करप्शन, यही होता है कि आप जो जो रिसोर्सेज हैं कंपनी के, वो आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल यूज़ कर रहे हैं, और उसी पोजीशन अथॉरिटी को लेते हुए आप जो है वो रिश्वतखोरी कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। कैश एम्बेजलमेंट करने का मतलब होता है कैश लेके फरार हो गए आप। तो ये सब करप्शन का पार्ट है ग्लोबली। इसी तरीके से बड़ी बड़ी करप्शन भी होती हैं, पेटी कैश के अंदर भी होती हैं, और इन्फ्लुएंस, बड़ा अपनी पोजीशन और टाइटल का नाम लेके आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट और बहुत बड़े बड़े जो है वो घमंड करते हैं, शुरू करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है ग्लोबल सिविल सोसाइटी जो है वो, ताकि इसको कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो है यूज़ किया जाए। और जो है यूएस ने तो एक फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट बना दिया 1978 में, 77 से 88 तक उसमें अमेंडमेंट में किए। तो वो बस मकसद यही है बनाने का कि वो जो इंटरनेशनल लेवल पे इसको कंसिडर कर सकें। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल, नाउ वी हैव टू एंड द सेशन।